चलिए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल नवीन अकाडमी BACB में। तो दोस्तों, हम लोग 2 भाग कर चुके हैं होम साइंस में। आज यह तीसरा भाग है होम साइंस का 12th के लिए, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसे पढ़िएगा और नोट भी कर लीजिएगा, हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। तो चलिए आज हम 31 नंबर क्वेश्चन से आगे चलते हैं। देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। रसोई घर को स्वच्छ रखने के 4 उपाय को लिखिए। देखिए इसका आंसर क्या है। रसोई घर साफ रखने के लिए 4 उपाय निम्नलिखित हैं। तो भाई पहला उपाय को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए पहला नंबर क्या है। रसोई घर सदा प्रकाशमय व हवादार होना चाहिए, जिससे दुर्गंध नहीं आती तथा अंधेरे कोने में रहने वाले कीड़े मकोड़े भी पैदा नहीं होते हैं। अगर आपके रसोई घर में रोशनी आएगी, हवा आएगी, जो अंधेरे में अर्थात कोने में जो कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं वह कीड़े मकोड़े पैदा नहीं होंगे। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए क्या कहता है। रसोई घर के दरवाजे व खिड़कियों में जाली लगी होनी चाहिए ताकि मक्खियाँ अंदर ना आ सके। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर पॉइंट क्या है। रसोई घर के स्लैब व जमीन सरलता से साफ होने वाला होना चाहिए और भोजन के टुकड़ों के साथ साथ फेंक देना चाहिए। इससे तिलचट्टे तथा चूहे दूर रहते हैं। जो स्लैब में भोजन गिर जाते हैं उस भोजन को उठा करके कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए, जिसके कारण जो है आपका तिलचट्टे और चूहे वहाँ से दूर रहेंगे। देखिए अगला पॉइंट है चौथा नंबर। भोजन पकाने की बर्तन साफ करने के लिए भरपूर ठंडा तथा गर्म पानी उपलब्ध होना चाहिए, जिससे भोजन आपके स्वच्छ बनेंगे या स्वच्छ रहेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला नंबर है 32। देखिए क्या कहा है। खाद्य पदार्थ को खरीदते समय आप किन किन बातों पर ध्यान देंगी। देखिए इसका आंसर क्या है। खाद्य पदार्थों को खरीदते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला नंबर, मिलावट नहीं रहने हेतु खरीदारी विश्वसनीय दुकानों से खरीदनी चाहिए। अर्थात मिलावट नहीं रहने के लिए आपको जिस दुकानों पर विश्वास है आप उसी दुकान से जो है सामान की खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट नंबर 2 में दिया है। खरीदारी करते समय अपने एवं दूसरे के अनुभव का फ़ायदा उठाना चाहिए। तीसरा नंबर है ISI एग्रमार्क या FPO मार्क वाले नामक खाद्य पदार्थ को ही खरीदना चाहिए, क्योंकि इसकी शुद्धता की गारंटी होती है। जो ISI प्रमाणित हैं, जो एग्र मार्क वाले हैं, जो FPO मार्क वाले हैं, उसी सामान को खरीदना चाहिए, क्योंकि इस सामान की शुद्धता की गारंटी होती है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कलर को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। आहार नियोजन को परिभाषित करें। देखिए क्या दिया है इसका आंसर। आहार नियोजन उम्र के अनुसार वृद्धि एवं विकास के लिए आहार की आवश्यकता के साथ साथ पोषक तत्वों की आवश्यकता समयानुसार पूर्ति करने को आहार नियोजन कहते हैं। इसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य की पौष्टिक आवश्यकताएं उनके लिंग, आयु, श्रम पर निर्भर करता है। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या कहा है, उसी क्वेश्चन का आंसर है। सातों खाद्य समूह में कुछ न कुछ आवश्यक भोजन में उपयोग करना चाहिए। गर्भवती, बच्चों तथा रुग्ण व्यक्ति के लिए अलग से विशेष भोजन देना चाहिए। सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का नाश्ता, रात्रि का भोजन क्रमानुसार संतुलित होना चाहिए। क्लियर है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, पूरक आहार कितने प्रकार के होते हैं। पूरक आहार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पॉइंट नंबर 1, तरल पूरक आहार, जो ताजे फलों का रस, ठीक है, ताजे फलों का रस, ये तरल पूरक आहार होते हैं। पॉइंट नंबर बी है मछली से यकृत का तेल। पॉइंट नंबर सी है दाल का पानी। पॉइंट नंबर डी है अंडे का पीला भाग। तथा पॉइंट नंबर ई है हरी सब्जी का सूप। ये पांचों जो हैं सभी के सभी आपके किसके अंतर्गत आते हैं, तरल पूरक आहार के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या, ताजे फलों का रस, मछली के यकृत तेल, दाल का पानी, अंडे का पीला भाग तथा हरी सब्जी का सूप। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। पूरक आहार आपको समझ में आ गया, तरल पूरक आहार। चलिए देखिए दूसरा नंबर है ठोस पूरक आहार। क्या है भाई, ठोस पूरक आहार। देखिए ए नंबर में है फल एवं सब्जियां, इसे अच्छी तरह पकाकर, मसल कर या छान कर दिया जाता है। पॉइंट नंबर बी है अनाज, इसे बारीक या दला हुआ या पिसा हुआ करके दिया जाता है। किसको भाई, अनाज को। तथा पॉइंट नंबर सी है मांस और मछली, बिना मिर्च मसाले के पकाकर तथा कचल कर, या यहाँ पे होगा कुचल कर दिया जाता है। ठीक है, मांस और मछली। क्लियर है, तो ठोस पूरक आहार आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, भोजन पकाने के क्या कारण हैं। देखिए इसका आंसर, भोजन पकाने के समय खाद्य पदार्थों के रंग, रूप, आकार तथा सुगंध का ठीक समायोजन भोजन को आकर्षित बना देता है और भूख को उत्तेजित करता है। देखिए खाने में अगर रंग ठीक रहेगा, उसका देखने में ठीक रहेगा, आकार ठीक रहेगा, सुगंधित रहेगा, तो अपने आप ही जो है उस भोजन की ओर हम लोग आकर्षित हो जाते हैं और भूख को जो है बहुत ज़्यादा उत्तेजित कर देता है। ठीक है, इसीलिए भोजन को पकाया जाता है। देखिए अगला है संतुलित आहार। क्या है भाई, संतुलित आहार वह आहार जिसमें सभी आहार वर्ग जैसे ऊर्जा देने व शरीर का निर्माण करने वाले, सुरक्षा देने वाला आहार उचित मात्रा में हो, जिससे व्यक्ति को सभी पोषक तत्व न्यूनतम मात्रा में प्राप्त हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन क्या है, भोजन नियोजन के समय कौन कौन से तत्व प्रभाव डालते हैं। देखिए भोजन नियोजन के समय निम्नलिखित तत्व प्रभाव डालते हैं। पॉइंट नंबर 1 आयु, पॉइंट नंबर बी लिंग, पॉइंट नंबर 3 जलवायु, पॉइंट नंबर 4 रोगों की स्थिति, पॉइंट नंबर 5 उत्सव तथा पॉइंट नंबर 6 व्यवसाय। ये भोजन नियोजन के समय कौन कौन से तत्व को प्रभाव डालते हैं, उसी का यहाँ पे पॉइंट आपको दिया गया है। इसको ध्यानपूर्वक से आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपके हो सके तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर है, बच्चों में शारीरिक वृद्धि तेजी से होने के कारण उसके आहार में प्रोटीन की प्रचुरता रखनी पड़ती है। मानसिक कार्य करने वाले के आहार में सुपाच्य भोज्य पदार्थ का समावेश होना चाहिए। पुरुषों का भोजन उसके श्रम को ध्यान में रखकर संतुलित किया जाता है। हल्का श्रम करने वाले को 72 कैलोरी प्रति घंटा, मध्यम कोटि के श्रम करने वाले को 75 से 100 कैलोरी प्रति घंटा तथा कठिन परिश्रम करने वाले को 140 से 360 कैलोरी प्रति घंटा की आवश्यकता होती है। ठीक है, हल्का श्रम करने वाले को कितना, 72 कैलोरी प्रति घंटा, और थोड़ा मध्यम कोटि के जो श्रमिक होते हैं उसके लिए 75 से 150 अर्थात 150 कैलोरी प्रति घंटा, और कठिन परिश्रम करने वाले के लिए
140 से 360 कैलोरी प्रति घंटा की आवश्यकता होती है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, 38 नंबर क्या है? उपभोक्ता का अर्थ क्या है? इसका आंसर है जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं सेवाओं को खरीदता है तथा उनका उपभोग करता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। हम सभी किसी न किसी रूप में भी उपभोक्ता हैं, क्योंकि हम लोग अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार के वस्तुएं को खरीदते हैं, अनेक प्रकार के सेवाओं को खरीदते हैं, जिससे हमारी क्या होती है? कार्य परिपूर्ण होते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि हम भी किसी न किसी रूप में क्या है भाई? उपभोक्ता हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? उपभोक्ता के कर्तव्य क्या है? इसका आंसर देखिए, उपभोक्ता के निम्न कर्तव्य होते हैं, जैसे वस्तु विशेष की जानकारी, कीमत की जानकारी, फिजूल खर्ची से बचाव, विज्ञापन के प्रलोभन से बचाव, वस्तु की खरीदारी का बिल लेना, उपयुक्त माप और तौल का परीक्षण करना, विश्वसनीय एवं मान्यता प्राप्त दुकानों से ही खरीदारी करना तथा अपने अधिकारों की जानकारी इत्यादि, ये सभी जो है उपभोक्ता के कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में उपभोक्ता का कर्तव्य कौन सा है। तो उपभोक्ता का कर्तव्य कौन कौन सा है? बोलिए तो। वस्तुओं विशेष की जानकारी, ठीक है, कीमत की जानकारी, फिजूल का खर्ची से बचाव अर्थात फिजूल का खर्ची ना करना चाहिए, विज्ञापन के प्रलोभन से बचाव और वस्तु की खरीदारी का बिल लेना, उपयुक्त माप और तौल का परीक्षण करना, विश्वसनीय और मान्यता प्राप्त दुकानों से खरीदारी करना तथा अपने अधिकारों की जानकारी इत्यादि, ये सभी उपभोक्ता के कर्तव्य हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं? देखिए इसका आंसर है समाज में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सभी उपभोक्ताओं के लिए हैं। जो भी वस्तु समाज में है वे सभी किसके लिए हैं? उपभोक्ता के लिए हैं। ठीक है, उपभोक्ता द्वारा खरीदारी जाने वाली वस्तु किसी भी प्रकार से उनके लिए हानिकारक नहीं होनी चाहिए। इनके लिए उपभोक्ता को कुछ अधिकार दिए गए हैं, वे चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं। फिलहाल स्क्रीनशॉट लीजिए। वे दिए गए हैं। पॉइंट नंबर 1 चयन का अधिकार, पॉइंट नंबर 2 सूचना प्राप्त करने का अधिकार, पॉइंट नंबर 3 सुरक्षा का अधिकार, पॉइंट नंबर 4 स्वास्थ्य वातावरण का अधिकार, पॉइंट नंबर 5 क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार, पॉइंट नंबर 6 उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, पॉइंट नंबर 7 शिकायत दर्ज करने एवं सुनवाई करने का अधिकार। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग फटाफट, इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला 41 नंबर का क्वेश्चन है, उपभोक्ता दिवस से क्या समझते हैं? इसका आंसर है प्रतिवर्ष 18 मार्च, कब भाई? प्रतिवर्ष 18 मार्च को उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव निकल गया। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 18 मार्च को। उपभोक्ता दिवस का उद्देश्य एक और उपभोक्ता में शुद्ध तथा गुणवत्ता युक्त वस्तु लेने की जागरूकता पैदा करना है, तो दूसरी ओर उत्पादकों को यह अनुभव करना है कि उन्हें अपने उत्पादों के लिए प्रमाणित मानकों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे उनके उत्पादकों की और भारतीय के साथ साथ विदेशी उपभोक्ता भी आकर्षित हो। जो भारत के उपभोक्ता हैं उसके साथ साथ कौन से उपभोक्ता आकर्षित हो? विदेशी उपभोक्ता भी आकर्षित हो और उस वस्तु को वह खरीदने के लिए प्रेरित हो। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
जो भी भाई बहन हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें। हमारा YouTube चैनल का नाम है नवीन अकाडमी BACB। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है? कहा है साबुन के बारे में लिखे। देखिए, शारीरिक अवस्था तथा आवश्यकता के अनुसार आहार में परिवर्तन करना पड़ता है। शारीरिक परिवर्तन तथा विकास की अवस्था में आहार की संरचना में परिवर्तन किया जाता है, जैसे किशोरी, गर्भवती महिला, धात्री माता, दूध पिलाने वाली माता, अर्थात दूध पिलाने वाली माता को हम लोग क्या कहते हैं? धात्री माता कहते हैं। तथा रोगों की अवस्था में परिवर्तित आहार इत्यादि। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए भाई, 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? डिटर्जेंट या अपमार्जक क्या है? देखिए, पॉइंट नंबर 1 में है, यह कपड़ों की सफाई का एक तत्व है जो साबुन के समान ही कार्य करता है, किंतु इसका निर्माण रसायनों द्वारा होता है, अतः यह फैक्ट्रियों में ही निर्मित किया जा सकता है। डिटर्जेंट या अपमार्जक कहाँ पे निर्मित किया जाता है? फैक्ट्रियों में। यह नोट रखिएगा आप लोग। पॉइंट नंबर 2, यह कठोर एवं कोमल जल तथा गर्म एवं ठंडा जल दोनों में ही अच्छी सफाई करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, तीसरा नंबर पॉइंट है इसका। देखिए, यह आसानी से कपड़ों को धोने के बाद निकाला जाता है। अगला पॉइंट चौथा नंबर है, वस्त्र धोने में शारीरिक श्रम तथा समय कम लगता है। 5वां नंबर पॉइंट है, इसके निर्माण के समय ही इसमें विरंजक तथा उज्ज्वलकारी तत्व मिला दिए जाते हैं, जिस कारण धुले वस्त्र को अलग से ब्लीच तथा नील देने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला पॉइंट है 6ठा नंबर, यह साबुन की अपेक्षा महंगा होती है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला नंबर है डिटर्जेंट अर्थात अपमार्जक से क्या लाभ है? अपमार्जक से निम्नलिखित लाभ है। पॉइंट नंबर 1, ये पानी में भरपूर झाग देता है। पॉइंट नंबर 2, ये कठोर एवं मीठे जल दोनों में कपड़ा साफ करते हैं। पॉइंट नंबर 3, इसमें विरंजक व कपड़ों में चमक लाने वाले तत्व भी मिले होते हैं। पॉइंट नंबर 4, इनका उपयोग ठंडे और गर्म जल में भी किया जा सकता है व इनसे कपड़े धोना भी आसान होता है। किससे? डिटर्जेंट या अपमार्जक से। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, 46 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, 46 नंबर क्या कहता है? डिजाइन क्या है? डिजाइन के सभी मूल सिद्धांत जैसे लकीरें, आकृतियाँ, रंग, रचना इत्यादि पहनने वाले व्यक्ति और जिस मौके पर उसे पहनना है उसमें एकता या सही तालमेल बैठाना चाहिए, इसे ही डिजाइन कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? डिजाइन के सिद्धांत कौन कौन से हैं? देखिए, इसका आंसर डिजाइन के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। 1 नंबर में है एकता, 2 नंबर में है संतुलन, 3 नंबर में अनुपात, 4 नंबर में दबाव, 5 नंबर में लयबद्धता, 6 नंबर में है समन्वय इत्यादि। ठीक है, देखिए समन्वय इत्यादि। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आरामदेह कपड़े कौन से होते हैं? जो कपड़े ठंडे, वजन में हल्के, देखने में सुंदर और छूने में अच्छे होते हैं, वे पहनने वाले को बहुत आराम देते हैं। यही कपड़े जो है आरामदेह कपड़े कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 49 नंबर की ओर। देखिए, 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रेडीमेड कपड़े क्यों लोकप्रिय होते जा रहे हैं? रेडीमेड कपड़े खरीद कर ही पहन लिए जाते हैं, इन्हें सिलाने की झंझट नहीं होती है, ये आकर्षक भी दिखते हैं,
यह समय के हिसाब से प्रचलित फैशन एवं शैली के होते हैं और इसके दाम भी कम होते हैं। यही कपड़े जो है रेडीमेड कपड़े कहलाते हैं और रेडीमेड कपड़े जो है लोकप्रिय भी होते हैं। क्यों? देखने में आकर्षक के कारण, आकर्षक जो लगते हैं देखने में, इसी कारण से रेडीमेड कपड़े को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसे सिलाने की भी झंझट नहीं होते हैं और ख़रीदते ही उसे पहना जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 50 नंबर की ओर। वानस्पतिक धब्बा क्या है? इसे कैसे हटाया जाता है? पेड़ पौधे से प्राप्त पदार्थों द्वारा लगने वाले धब्बे वानस्पतिक धब्बे कहे जाते हैं। जैसे चाय, कॉफ़ी, फल, फूल तथा सब्जियां के धब्बे ये क्षारीय माध्यमों द्वारा हटाया जाता है। क्षारीय अभिकर्मक बोरेक्स, सुहागा, अमोनिया एवं वाशिंग सोडा हैं और सब्जी एवं हल्दी के धब्बे साबुन, जैलेब घोल द्वारा छुड़ाए जाते हैं। फल एवं सब्जी के धब्बे सहागा और नमक के घोल से भी छूट जाते हैं। ये वानस्पतिक धब्बे होते हैं। वानस्पतिक धब्बे किस किस से छुड़ाए जाते हैं बोलिए तो? देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं चाय, कॉफ़ी, फल, फूल, सब्जियां के धब्बे ये क्षारीय माध्यमों द्वारा हटाया जाता है। लेकिन क्षारीय अभिकर्मक जो है ये बोरेक्स, सुहागा, अमोनिया एवं वाशिंग सोडा के द्वारा हटाया जाता है। सब्जी और हल्दी के जो धब्बे होते हैं ये धब्बे साबुन, जैलेब घोल द्वारा छुड़ाए जाते हैं और फल तथा सब्जी के जो धब्बे होते हैं ये सहागा और नमक के घोल से छुड़ाए जाते हैं। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्राणिज धब्बे क्या है? प्राणिज पदार्थ के द्वारा लगने वाले धब्बे को प्राणिज धब्बे कहते हैं। जैसे अंडा, दूध, मांस, मछली आदि। इन खाद्यों के धब्बों में प्रोटीन होते हैं, अतः इन धब्बों को छुड़ाने के समय गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गर्म पानी में ये धब्बे पके हो जाते हैं, अर्थात जो प्रोटीन वाले धब्बे होते हैं वे गर्म पानी में देने से वो धब्बा जो है पक्का हो जाता है और वो छूटने की संभावनाएं कम रहती है। इन्हें ठंडे पानी से रगड़ कर साफ किया जाता है, जिससे प्राणिज धब्बे छूट जाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? खनिज धब्बे क्या है? खनिज पदार्थ से लगे धब्बे को खनिज धब्बे कहते हैं। जैसे जंग, स्याही तथा औषधियों द्वारा लगे धब्बे खनिज धब्बे हैं। इन धब्बों को दूर करने के लिए हल्के अम्ल का प्रयोग करते हैं तथा इसके बाद हल्का क्षार लगाकर वस्त्र पर लगे अम्ल के प्रभाव को दूर कर दिया जाता है। ये खनिज धब्बे के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। बस ये लास्ट क्वेश्चन था। तो अभी तक जो भी भाई बहन हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा YouTube चैनल का नाम है नवीन अकाडमी BSEB। आप लोग सर्च कर सकते हैं सर्च बॉक्स में YouTube में NAVEEN नवीन ACADEMY अकाडमी स्पेस BSEB। तो आपको लाल बटन दिखेगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आपको नोटिफिकेशन समय पे मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।